Hello everyone. In this chapter, we will discuss about era of one party dominance. ये जो चैप्टर है ये हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 2 बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उस बुक का सेकंड चैप्टर है, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब एक पार्टी का प्रभुत्व। आपको पता है कि भारत में जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था, नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जो आज हम जिसको बोल सकते हैं कांग्रेस नाम की पार्टी थी, उसके लीडर्स ने ही इंडिया में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो उस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कांग्रेस के पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट उनको आफ्टर इलेक्शन मिला कि इंडिया में जब पहली बार इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आई और आगे अगले चुनाव में काफ़ी टाइम तक मेजोरिटी में रही। उसके पीछे क्या वजह थी, उसने कैसे अपना प्रभुत्व बनाए रखा, अपना डोमिनेंस कैसे बनाए रखा, उसका डोमिनेंस कैसे धीरे धीरे खत्म हुआ, वो इस पूरा बुक में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से रहा, उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन से हम क्या क्या समस्याएं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी का मतलब कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया उस टाइम पर एक पुअर कंट्री था। तो एक पुअर कंट्री के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि चुनाव में बहुत सारा खर्चा आता है। तो वर्ल्ड के जो अदर कंट्री, जो ब्रिटेन या किसी अदर ऐसे कंट्री के अंडर में थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, कॉलोनियल थे, उन कॉलोनियल कंट्रीज़ के अगर हम उनके हिसाब से अगर हम स्टडी करें या हम इंडिया का और उनका एक तुलना करें, तो इंडिया ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग। इंडिया के साथ जैसे चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे, बट उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट जो था, उसका जो लेवल है वो इंडिया के लेवल से काफ़ी नीचे है, नीचे था। बहुत से कंट्रीज ने तो अपनी डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर दी है। चाइना में डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है, पाकिस्तान के डेमोक्रेसी का हाल आपको पता ही है कि क्या चलता रहता है। अफ्रीकन कंट्रीज का देखो तो उनमें भी यही, श्रीलंका में भी यही चल रहा होता है। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज क्या सोचते थे कि जो डेमोक्रेसी है ये गरीब देशों के लिए, पुअर कंट्रीज़ के लिए, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए ये एक तरह का बर्डन है। बिकॉज इतनी सारी मशीनरी, इतना सारा पैसा, इतने सारे सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज लगाने पड़ते चुनाव जो कंडक्ट कराने के लिए। तो उन लोगों ने एक सॉफ्ट वे सुना, जो इजी वे था, सीधा रास्ता था, कि उन्होंने कंप्लीटली डेमोक्रेसी को सिलेक्ट ना करके पार्शियल डेमोक्रेसी को सिलेक्ट कर लिया। मे बी उन कंट्रीज में वन पॉलिटिकल पार्टी हो, मे बी उन्होंने चुनाव एकदम फ्री एंड फेयर मैनर नहीं कराया, बट इंडिया के पॉलिटिशियन इससे अलग सोचते थे। बिकॉज उस टाइम पर इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ब्रिटेन या ब्रिटिशर की जो ऑटोक्रेसी थी या उनकी जो ज़्यादती थी वो देखी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि देश के लोगों को लगे कि यार हम आज़ादी से पहले ठीक थे, तो हम इनको एक ऐसा रूल प्रोवाइड करें, ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, ये लोग खुश हो जाए, हाँ सच में ही इंडिपेंडेंस कोई चीज़ होती है। अब एक छोटा सा इसमें हम स्टडी करते हैं कि आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। मतलब 14 अगस्त की जो रात थी, 15 अगस्त के वो 14 अगस्त के बीच की रात, उसमें हुआ था। अब उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया कैसे, उससे पहले तो हमारा कंट्री चल रहा था ब्रिटिशर के रूल्स के बना हिसाब से, 1935 के जो रूल्स बने हुए थे उसके हिसाब से चल रहा था। बट इन दोनों कंट्रीज़ पहले ऐसा नहीं था कि अलग अलग होंगे। तो 1946 में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि हम हमारा संविधान बनाएंगे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया और बहुत सारे जो लीडर थे, करीब 289 लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। मतलब 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इट मीन्स संविधान को बनने में 2 इयर्स और 11 मंथ 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। मतलब हमारा संविधान बनाने में अगर आपसे पूछे टोटल टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को
बनने में, 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक और 1946 से 1949 तक अगर आप टोटल करोगे तो। बट हमारे संविधान जो लागू हुआ, मतलब केम इनटू इफेक्ट, काम कब से करना शुरू किया, ये 26 नवंबर 1950 से काम करना शुरू हुआ था। बिकॉज इस डेट का इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल हिसाब से 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया था एक बार। हमारे जो उस टाइम के फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज थे, उन्होंने ऑलरेडी 1930 में 26 जनवरी को फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था। तो इस 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने सोचा कि 26 नवंबर को अगर बनकर तैयार हो रहा है तो 2 महीने वेट करते हैं। 26 जनवरी की डेट हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल, तो इसलिए हमने इस दिन को सेलेक्ट किया रिपब्लिक डे के रूप में, और 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। अब जब चुनाव कराने के बारे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1940 से 1946 से 1950 तक, या जब तक पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए तब तक प्राइम मिनिस्टर तो थे, या 1950 तक तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। बट 26 जनवरी 1950 को उनको प्रधानमंत्री मान लिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट होने के नाते। तो उनको प्राइम मिनिस्टर तो मान लिया, बट वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो ऐसे नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या मिनिस्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराने पड़ेंगे। चुनाव कराने के लिए चाहिए इलेक्शन कमीशन। इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो था वो सेटअप हुआ था जनवरी 1950 में। पहला इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ इंडिया का, जो अभी इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। और हमारे पहले इलेक्शन के जो चीफ कमिश्नर थे, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर होते हैं। टोटल 3 लोगों का ये बोर्ड होता है, जिसमें एक इनका चीफ होता है, बाकी 2 मेंबर होते हैं। सुकुमार सेन जो थे वो इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन। अभी अगर हम अब तक जो इंडिया में है, अभी जो एट प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा हैं अभी एट प्रेजेंट में जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन है, सुनील अरोड़ा। ठीक है, पूछेंगे नहीं बट फिर भी जनरल नॉलेज आप 12th क्लास में आगे तो याद होना चाहिए। तो सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये आपकी बुक में 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। और एट प्रेजेंट में सुनील अरोड़ा जो हमारे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब क्या कि पहली बार जब चुनाव हुआ तो भारतीय इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या समस्याएं आई, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन, की भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रथम आम चुनाव कराने में क्या क्या समस्याएं आई। देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर। इंडिया में 17 करोड़ वोटर थे जब पहली बार चुनाव होने जा रहा था, और 3200 हमें एमएलए इलेक्ट करने थे, 489 हमें लोकसभा के सदस्य इलेक्ट करने थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि पूरे कंट्री में ये जो 17 करोड़ जो वोटर हैं, इन वोटर में से ओनली 15% लोग लिटरेट थे। लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे लोग थे, बाकी 85% लोग लिटरेट थे। आज भी चुनाव में आपको पता है क्या लोगों को ये नहीं पता कि वोट कैसे डालना है। उस टाइम पर 1950 के आसपास 1951-52 में क्या हालत हुई होगी इंडिया की, कैसे चुनाव करा होगा इलिटरेट लोगों के सामने। तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था कि इंडिया क्या तमाशा कर रहा है, कैसे चुनाव होगा कि नहीं होगा। पढ़े लेकिन को यही नहीं पता ईवीएम बैलेट, अभी ईवीएम तब आ गए, पहले बैलेट पेपर थे, बैलेट पेपर क्या होते हैं, उनसे कैसे चुनाव होंगे। और बहुत से देशों ने तो इंडिया को मना भी किया था कि आप चुनाव मत कराओ। बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि आप सिर्फ ढकोसले कर रहे हो और नोटंकी कर रहे हो। तो इंडिया का जो इलेक्शन था वो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुआ और फरवरी 1952 तक चला। इसलिए इस इलेक्शन को कई बार लोग 1952 का 1952 का जनरल इलेक्शन या आम चुनाव भी बोल देते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो वोट हुए थे वो 1952 में ही वोटिंग हुई थी। लेकिन इंडिया ने कंप्लीट वर्ल्ड को गलत डिक्लेयर किया। इंडिया ने चुनाव एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में कराए, और ये चुनाव जो थे ये कंप्लीट वर्ल्ड की हिस्ट्री में लैंडमार्क हुए डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग। इससे पहले क्या समझा था, गरीब देशों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, इलिटरेट देशों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, न्यूली इंडिपेंडेंट देशों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया के 1950 के चुनाव के बाद डिक्लेयर हो गया कि कोई भी देश अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति हो और सही तरीके से काम करना चाहे, मेहनत लगन हो, तो वो लोग अपने वहाँ पर चुनाव करा सकते हैं। इंडिया ने ये करा के दिखाया। तो इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड ने इंडिया की ये जो इंडिया ने किया था कि भाई हाँ चुनाव हो रहे हैं, सब लोगों ने, पूरे वर्ल्ड ने इंडिया को सराहा, इंडिया की जो सिस्टम था उसको सराहा। और लोगों ने इवन जब चुनाव होते हैं तो कंप्लीट वर्ल्ड से क्या होता है कि ऑब्जर्वर आते हैं।
अलग अलग देशों के जो भी चुनाव सही वे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो जितने भी ऑब्जर्वर आए उन सब ने इंडिया की प्रशंसा की थी। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो एक लैंडमार्क बना, इंडिया का जो रेपुटेशन बना है, वो कहीं ना कहीं 1952 के चुनाव से बना है। नेक्स्ट जो आता है, जो जिससे चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है, वो है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। कि कांग्रेस का स्टार्टिंग के 3 जनरल आम चुनाव में 1952 के में, 1957 के में और 1962 के में पूरी तरह से अपना होल्ड था, कोई उसके सामने नहीं था, बिग बॉस की तरह इसने चुनाव लड़े और जीतते रहे। कांग्रेस ने 364 सीटें, 364 सीटें जीती थी 489 सीट में से, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो पार्टी थी, पहले नंबर पे तो होगी कांग्रेस, दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी वो थी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कंप्लीट कंट्री में से, पूरे देश में सिर्फ 16 सीटें जीतने को मिली थी 489 सीटों में से। इससे अंदाजा लगा सकता है कांग्रेस की उस टाइम पर जो पॉपुलरिटी थी, जो लोकप्रियता थी, वो किस आधार पर थी। आप अगर किसी पुराने अपने दादा या बूढ़े बाबाओं से पूछोगे तो बताएंगे कि उस टाइम पे लोगों को कांग्रेस का मतलब था कि भाई इन्होंने आज़ादी दिलाई है, और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम तक भी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। सेकंड है, कांग्रेस वोन ए मेजोरिटी ऑफ सीट्स स्टेट असेंबली। मैक्सिमम स्टेट्स में कांग्रेस की मेजोरिटी में सीटें, मतलब जो सरकार राज्य थे, राज्य में भी कांग्रेस सरकारें बनी, सिर्फ 3 राज्यों को छोड़कर। एक तो त्रावणकोर कोच्चि, जिसको आज केरला बोलते हैं, दूसरा मद्रास राज्य और तीसरा ओडिशा राज्य। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत का मतलब 50% ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए थे, बट सरकार कांग्रेस ने बनाई कोalition या किसी अदर पार्टीज की हेल्प के द्वारा। नेक्स्ट है, सेकंड और थर्ड जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी कांग्रेस का ये जो प्रभुत्व था, कांग्रेस का जो ये बिग बॉस वाला सिस्टम था, कांग्रेस का जो एक मत था, कांग्रेस ये बना रहा, और कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिया में फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सीटें जीतती रही थी। बट स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। स्टेट के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करेंगे तो कांग्रेस के 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव साथ साथ हुए। 1957 में जो साथ साथ चुनाव हुए तो केरला में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। केरला में क्या हुआ कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जो है उसकी सरकार बनी थी। CPI ने क्या किया, CPI वहाँ के लोगों को न्यू रेगुलेशन सिस्टम, नई नई स्कीम्स दी कि भाई कांग्रेस के पास क्या कर रही है, हम आपको नए उन जैसे भी जो आते हैं नए नए वादे करके वो सरकार में आ गए। तो जिसकी वजह से ये लगने लगा था हाँ स्टेट में कांग्रेस का थोड़ा बहुत अब जो सिस्टम है, बिग बॉस वाला सिस्टम, वो खत्म हो रहा है, कोई ना कुछ को चुनौती देने वाला आ रहा है। अब बात करते हैं हमारे कंट्री का इलेक्शन सिस्टम। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि 50%, जैसे 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 100 वोट हैं, एक को मिल गए 20, बाकी को 10-10, दोनों 8-8 मिल गए, तो जीता हुआ कौन माना जाएगा, 20 वोट वाला। बट अगर हम देखें प्रैक्टिकल वे में तो जो जीता उसको वोट मिले 100 में से 20 वोट, उसके अगेंस्ट कितने पड़ गए, 80 वोट। इट मीन्स 80 लोग उसका अगेंस्ट है, बट वो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव। तो यही हमें कांग्रेस के चुनाव में देखने को मिला कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट मिले थे ओनली, मतलब 50% से भी कम लोगों ने वो कांग्रेस को वोट किया था, बट उसने सीट जीत ली 74%। अभी आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा कि केजरीवाल ने सीटें बहुत ज़्यादा जीती हैं, बट अगर वोट परसेंटेज देखें तो आम आदमी पार्टी का और बीजेपी के वोट परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब दूसरी बात करें कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे जो सेकंड सोशलिस्ट पार्टी थी, जो दूसरे नंबर पे आई थी सोशलिस्ट पार्टी, उस सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले थे, लेकिन सीट उसने 3% भी नहीं जीती। टोटल के 10% वोट मिल गए बट सीट 3% नहीं जीत रही है। तो ये अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह का इलेक्शन सिस्टम, जो इलेक्टोरल सिस्टम चूज करते हैं। हमारे यहाँ पर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीता हुआ माना जाएगा। तो ये जो सिस्टम था, यहाँ से आपसे हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द फर्स्ट पास्ट पोस्ट पास्ट मेथड, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। केरला वाला यहाँ से 1 मार्क्स में पूछ सकता है, कौन सी सरकार थी भारत में पहली बार जो राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, केरला आंसर हो सकता है। तो यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो केरला के बारे में पढ़ेंगे कि केरला ने अपने वहाँ पर किस टाइप से केरला में सरकार बनी, उन्होंने क्या किया, और जो कम्युनिस्ट सरकार थी इसने वर्ल्ड में क्या मैसेज दिया, ये सारा तीसरी स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं।
तो केरला के रिगार्डिंग 1957 के मार्च में चुनाव हुए थे। वहाँ पर टोटल जो सीट्स थी 126 सीट्स थी। तो आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए 50% ज़्यादा सीट्स चाहिए। तो यहाँ पर सीट चाहिए थी 63, कम्युनिस्ट पार्टी ने सीट जीत ली 60। तो 4 लोग इन्होंने कहीं, 3 लोग कहीं बाहर से ले लिए। 63 में 50% होते चाहिए कितने, 63 + 1 चाहिए इनको, मतलब 64 लोग चाहिए। 63 पर हाफ हो जाएगा, 64, 4 लोग उन्होंने कहीं बाहर से लिए, तो इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनी थी। अब वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने, गवर्नर ने EMS नंबूरदीपाद को बुलाया सरकार बनाने के लिए। वो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे कि भाई आप सरकार बनाइए। तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेना। वर्ल्ड में पहली ऐसी सरकार थी स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई थी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक वे में। जिन कंट्रीज में कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इंडिया का केरला ही एकमात्र ऐसा स्टेट था जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में, चाइना, रशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ रूल करती हैं। तो डेमोक्रेटिक वे में जो पहली बार सरकार बनने वाली थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो बनी थी इंडिया के केरला में। बट ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1957 में सरकार बनी, बट क्या होता है कि पॉलिटिक्स होती है। उस टाइम पर इंडिया के सभी स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, केरला में गैर कांग्रेस सरकार थी, तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सही से कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाया, तालमेल नहीं बैठ पाया। तो क्या हुआ, 1959 में सेंटर की कांग्रेस सरकार ने प्रेसिडेंट को कहकर वहाँ पर आर्टिकल 356 लगवा दिया। ये क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये किसी एक स्टेट में या एक ज़्यादा स्टेट में लग सकता है। इंडिया में 3 तरह के रूल इमरजेंसी लगती हैं। ये जो मैंने अलग से लिखा है, आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में सिर्फ 356 लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 356। एक होता है 352 और एक होता है 360। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी क्या होती है कि इनमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह का वोलेंस हो जाता है। पूरे तरह में फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे और बहुत सारे जो रूल्स वगैरह हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। कंप्लीटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करना बंद कर देती है। सारा का सारा जो रूलिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। इवन प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है सब कुछ। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी कौन थी, पहले 352, ये पूरे देश में एक साथ लगती है। या तो किसी बाह्य आक्रमण पर लग सकती है, या पहले किसी आंतरिक विद्रोह या किसी भी तरह की उस पर लग सकती है। इंडिया में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 की लड़ाई, तो उस टाइम पर लगा था। फिर 71 में बांग्लादेश के टाइम पर वॉर हुआ तब लगा था। पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसका आज तक भी लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये 352 है। 356 इंडिया के बहुत सारे स्टेट में लग चुका है और लगभग शायद सभी स्टेट में लग गया होगा। आई थिंक 2 नए स्टेट हैं, एक तो अपना तेलंगाना और एक शायद छत्तीसगढ़। इन 2 को छोड़कर सभी स्टेट में लग चुका है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट राज्यपाल से रिपोर्ट मांगता है, और अगर उसको लगता है कि इस राज्य में सही से गवर्नेंस नहीं हो रहा है, सही से सरकार नहीं चल रही है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस स्टेट की सरकार को हटा देते हैं। वो स्टेट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाता है। और तीसरा होता है 360। ये इंडिया में आज तक नहीं लगाता। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है कि अगर ऐसा लगे कि कंट्री में कुछ पैसे वैसे को लेकर पैसा नहीं आ रहा, तो सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी को कम कर सकती है, सैलरी को काट सकती है, सैलरी को मतलब स्टॉप कर सकती है, आगे दे सकती है। बहुत सारे बजट वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट के बजट वगैरह कम कर सकती है। ये सारे आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में। आपको यहाँ पढ़ना है आर्टिकल 356, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसका जो बचा हुआ टॉपिक है वो सब। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या वैसे कहीं भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।